हेलो नमस्कार वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 8th ऑफ February 2024 and we are back with our daily economic time analysis. So let's start with today's important economic news discussions. Let's start with that. Finance Minister says reassuring measures being taken to lower the debt to GDP ratio. Debt to GDP ratio वो रेशियो होता है, ये मेजरमेंट होती है हमारी इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की, कि जितना हमारा जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके एवज में हमने कितना कर्जा लिया हुआ है या फिर डेट लिया हुआ है। दैट इज डेट टू जीडीपी रेशियो। जितना भी डेट टू जीडीपी रेशियो कम होगा मतलब हमारे ऊपर बहुत कम कर्जा है, और जैसे जैसे डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जाता है देश की इकोनॉमी कर्जे में डूबती जाती है। तो इससे रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन वेडनेसडे सेड दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग reassuring measures to bring down the debt to GDP ratio which remains lower than in some of the developed countries। तो उन्होंने कहा कि दो वी हैव अ hefty debt to GDP रेशियो, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो ऑलरेडी हाई है, लेकिन बात करें अगर कई बार कंपैरिजन करें कई इकोनॉमीज से, तो कई डेवलप्ड इकोनॉमी से भी कम है, एमर्जिंग इकोनॉमी से भी कम है, और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इस डेट टू जीडीपी रेशियो को हम और लोअर डाउन करें। ये जो डिस्कशन हो रहा था ये बेसिकली जो इंटरिम बजट पेश किया है उससे रिलेटेड जो बजट डिस्कशन था लोकसभा के अंदर, वहां पे हो रहा था। एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर, सरकार है वो काम कर रही है फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करने के लिए। फिस्कल डेफिसिट 2024 जो कि हमने 5.8% अचीव किया है, एज अगेंस्ट अवर टारगेट ऑफ 5.9। जो हमारा गोल था, बजटेड गोल था, वो 5.9% का था फिस्कल डेफिसिट का, लेकिन अल्टीमेटली जो रिवाइज्ड नंबर्स आए हैं तब हमारा 5.8% है। तो वी आर एबल टू कंटेन एज पर आवर टारगेटेड, और आगे हमारा गोल ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में हम इसको फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक टारगेट करें। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसके डिटेल टर्मिनोलॉजी के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो दी गई है उसमें ओवरऑल इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, वहां से आप जाके इनको रीड आउट कर सकते हैं। तो इसी के चलते जो हमारी लोकसभा है उन्होंने इंटरिम बजट को पास किया जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए पेश किया गया था, जिसके अंदर 47.6 लाख करोड़ रुपए की इंटरिम बजट के एक्सपेंडिचर का प्रावधान है, along with the supplementary demand for grants for financial year 2024। जो सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स थी, कुछ डिमांड फॉर ग्रांट्स वो रहती हैं सप्लीमेंट्री, जहां पे किसी गोल को, किसी स्कीम को अचीव करने के लिए एडिशनल ग्रांट की जब जरूरत होती है तो वो ली जाती है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए वो भी पास की गई अलोंग विद अप्रोप्रिएशन बिल। तो ये सब निर्मला सीतारमण जी बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि बात करें बहुत सारी इकोनॉमीज की तो कई डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो 100 के पार है। इवन बात करें जापान की तो जापान 200% को भी क्रॉस किया हुआ है। करंटली इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो अगर इसी पेस से चलता रहा तो इट कैन क्रॉस 100% अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशंस। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन रही, इकोनॉमी जैसे अभी चल रही है वैसे बूमिंग रही, तो इट कैन लोअर डाउन टू 70% ऑल्सो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज इंडिया श्रीलंका ज्वाइन पैनल मीट टू टेक ग्रिड कनेक्टिविटी फर्दर। अभी इंडिया एनर्जी वीक हुआ है, वहां पे श्रीलंका के जो एनर्जी पावर एंड एनर्जी मिनिस्टर हैं कंचन विजय शेखरा, वो आए हुए थे। उस दौरान बात की गई कि इंडिया की जो इंडिया एंड श्रीलंका की जॉइंट वर्किंग कमिटी ऑन द पावर सेक्टर विल लाइकली टू मीट दिस मंथ टू फर्दर डिस्कस द ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी एज वेल एज रीन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन। तो दोनों देशों की एक ज्वाइंट कमेटी बैठेगी जो कि ग्रिड कनेक्टिविटी रिन्यूएबल एनर्जी पे डिस्कशन करेगी। ये करीबन 2 दशक से बात चल रही है कि हम दोनों देशों की ग्रिड कनेक्टिविटी को फॉर ट्रेड पावर दोनों के ग्रिड्स को कनेक्ट करें, बट ये जो इसकी कवायद है ये अभी कुछ ही लास्ट के कुछ सालों में ही
ग्रीन एम्बिशंस, दोनों कंट्रीज के ग्रीन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इन्होंने इस कवायद ने तेजी दिखाई है। टेक्निकल रिपोर्ट्स डिस्कस हो चुकी हैं इंडियन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड श्रीलंका का है। इन तीनों के बीच में डिटेल टेक्निकलिटीज डिस्कस हो चुकी है, रिपोर्ट्स बन चुकी है। एंड जो हमारा ये ग्रिड कनेक्टेड कनेक्शन है, ये बेसिकली एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ज्वाइंट वेंचर होगा। So it will be a good step in maintaining the healthy relationship with Sri Lanka also, and also in furthering the aim of renewable energy in the coming future. Moving on to next. Next is guidelines needed to update the curricular for skilled trainers. अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है, जिसके चेयरमैन हैं श्री भर्तृहरि मेहताब, जो कि बिज्जू जनता दल के हैं, लोकसभा मेंबर हैं भर्तृहरि मेहताब। तो उन्होंने बताया है कि एक रिपोर्ट पेश की गई है जहां बताया गया है कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, उसको मॉडल गाइडलाइन फ्रेम करनी चाहिए अलोंग विद अपडेशन ऑफ द सिलेबस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर बोथ द इंस्ट्रक्टर एज वेल एज ट्रेनर्स। उन्होंने बताया कि जो ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसका सिलेबस जो पहले से रिडंडेंट सिलेबस हो जाता है उसको अपडेट करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी जो आई है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, उनको भी साथ साथ एज पर दी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपडेशन करते रहना चाहिए। ये बेसिकली 58 रिपोर्ट थी जो पार्लियामेंट के अंदर टेबल की गई। कमिटी ने मिनिस्ट्री को ये बोला है टू कंसीडर द नेसेसरी इंटरवेंशन इन ट्रेड सर्टिफिकेशन ऑफ अग्निवीर। जो अग्निवीर है उनको ट्रेड सर्टिफिकेशन देने के लिए नेसेसरी मॉडिफिकेशन बताए गए हैं कि लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ ट्रेनर एंड इंस्ट्रक्टर इन द ITIs, दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री, आर should be a matter of high priority that needs continuous monitoring and sustained intervention। तो इस जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि ट्रेनर्स की जो वैकेंसी है उनको भी टाइमली फिलअप करना चाहिए अलोंग विद सिलेबस और करिकुलम अपडेशन, और साथ में हमारे पास फ्लेक्सिबल MOUs करने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, सो दैट जो एक एम है स्किल डेवलपमेंट का बोथ फॉर youth as well as अग्निवीर under the अग्निवीर scheme of the armed forces, उन दोनों को sufficiently train करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का आउटलुक होना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अम्ब्रेला पॉलिसी अप्रोच प्रपोज्ड फॉर कॉटन इंडस्ट्री। एक पार्लियामेंट्री पैनल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिन्होंने सजेस्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अम्ब्रेला पॉलिसी के साथ आना चाहिए। अम्ब्रेला पॉलिसी बेसिकली होती है एक होलिस्टिक पॉलिसी जो किसके लिए, कॉटन सेक्टर के लिए। सो इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप लेने चाहिए, जैसे कि जो जूट मिल्स बंद पड़ी हैं उनको रिवाइव करना चाहिए ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के, या फिर नई मिल्स को भी सेटअप करना चाहिए। इट ऑल्सो आस्क्ड द गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर द मार्केट्स टू अदर कंट्रीज एक्सेप्ट UAE, US एंड यूरोपियन यूनियन फॉर सिल्क एक्सपोर्ट टू गेनफुली कंपनसेट एनी डिप इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। तो हमारी बेसिकली हम बात करें टेक्सटाइल की तो UAE, US और यूरोपियन इसके साथ हमारा हेफ्टी ट्रेड होता है। हम एक्सपोर्ट करते हैं, यू कैन से द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया, पार्लियामेंट्री पैनल ने ये भी डिस्कशन किया कि हमें और एवेन्यूज भी तलाशने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दीज 3 डेस्टिनेशन, सो दैट हम हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जा सके। पैनल ने यह भी डिस्कस किया कि इंस्टेड ऑफ फॉरगोइंग द रेवेन्यू बाय स्क्रैपिंग द इंपोर्ट ड्यूटीज, इंसेंटिवाइज द कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स एंड हैंड होल्ड देम इन रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉटन ग्रोइंग जोन दे बिलोंग टू। स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी डिस्कशन किया कि इंस्टेड ऑफ कि हम इंपोर्ट ड्यूटी को स्क्रैप कर दें, इसकी बजाय जो कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स हैं या कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स हैं उनको उनके लिए स्कीम्स लाई जानी चाहिए, उनके लिए हैंड होल्ड पॉलिसी लेके आई जानी चाहिए, सो दैट ये उस एक्सपोर्ट को, सो दैट ये प्रोडक्शन को बढ़ा सके पर्टेनिंग टू कॉटन एंड जूट, और इसके चलते हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। Considering the fact that jute sector comprises an important place in the national economy and it is a source of livelihood for millions of people, the committee has asked the Textile Ministry to expedite the formulation of national textile policy। तो दोनों ही एस्पेक्ट, एज पर आवर इकोनॉमिक एस्पेक्ट एज वेल एज आवर एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट, तो नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी की एक स्टैंडिंग कमेटी जो है उन्होंने एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को बोला है कि आप
नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की कवायद को तेज करे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज पार्लियामेंट वाज बेसिकली पार्लियामेंट में क्या क्या काम किया गया, कुछ जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो है सबसे पहले नॉन टैरिफ बैरियर की जो टास्क फोर्स है, तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बताया कि गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स क्रिएट की है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर, जो कि आइडेंटिफाई करेगी, कैटेगराइज करेगी और डेवलप करेगी टेलर मेड स्ट्रेटेजी फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हमारे इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस में कि दीज आर द बैरियर्स इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग और लेविंग द ड्यूटीज in their imports by other countries or over the export of the India, they put some नॉन टैरिफ बैरियर्स विच हिंडर्स आवर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। तो ये जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं ये किस टाइप के होते हैं कि अलग अपने डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स लगा देना, रजिस्ट्रेशन कुछ प्री रजिस्ट्रेशन की कवायद लगा देना। सो such barriers include prior registration requirement in the exporting country, cumbersome testing and certification requirement and unreasonable domestic standards और procedures। तो इसके रिजोल्व करने के लिए सो दैट हमारे हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो हर सेक्टर के टेलर मेड स्ट्रेटेजी बनाएगी इन रिलेशन टू नॉन टैरिफ बैरियर्स। पाकिस्तान की ट्रेड और टाइज से रिलेटेड बताया गया कि अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने हमारे साथ जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशन है उसको डाउनग्रेड किया है, कम किया है। वी आर इन द एक्सपोर्ट ऑफ थेरापेटिक प्रोडक्ट्स ओनली, ये सिर्फ एक थेरापेटिक प्रोडक्ट्स ही है जो हमें अलाउ किया गया है, अदरवाइज हमारा ओवरऑल ट्रेड डाउनग्रेड रहा है। बात करें इंश्योरेंस एंड रेड सी क्राइसिस की, तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ईसीजीसी जो है उसको डायरेक्ट किया कि रेड सी क्राइसिस के चलते जो आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम अमाउंट है आप उसको इंक्रीज नहीं करेंगे सो दैट एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ असर ना पड़े। सो गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड द ईसीजीसी टू मेंटेन अ मोरेटोरियम ऑन इंश्योरेंस रेट्स फॉर एक्सपोर्टर इन द वेक ऑफ रेड सी क्राइसिस। ये बेसिकली एमओएस है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अनुप्रिया पटेल, उन्होंने ईसीजीसी को उन्होंने एक रिप्लाई के दौरान बताया कि ईसीजीसी जो हम ऑलरेडी जो इंश्योरेंस रेट है उसी के ऊपर ही फोकस कर रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज नीति मूव्स एसओपीज एंड एक्सटेंशन ऑफ पीएलआई टू एलएनजी व्हीकल। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस के व्हीकल को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके तहत ये बोला गया है कि कुछ फिजिकल और नॉन फिजिकल इंसेंटिव देने चाहिए, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम टू द एलएनजी सेक्टर। जो पीएलआई स्कीम है उसको एलएनजी सेक्टर के अंदर है उसको एक्सटेंशन करना चाहिए। सेटिंग अप ऑफ डिमांड एग्रीगेटर टू एनकरेज द यूज ऑफ एलएनजी इन मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स। जो हमारी ट्रकिंग मार्केट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रही है इंडिया की, जो कि अभी 2022 में हमारे पास 4 मिलियन ट्रक है, वो इसका 4 गुना हो जाएंगे 2050 तक एंड अप्रोक्सीमेटली दे विल रीच बाय 17 मिलियन ट्रक्स। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है टू लोअर द कॉस्ट एज वेल एज टू मूव टुवर्ड ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी जाने के लिए इस सेक्टर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पर्टेनिंग टू एलएनजी व्हीकल्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस व्हीकल। इनकी जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग की उसका नाम है एलएनजी एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। तो इस रिपोर्ट को दिया गया है और उसमें एक बोला गया है कि हमें एक डिमांड एग्रीगेटर कंपनी सेटअप करनी चाहिए जो कि एलएनजी ट्रक्स को बाय करेगी एंड एलएनजी ट्रक्स को बाय करेगी किस तरह पे, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए। इसी तर्ज पे हमें एक डिमांड एग्रीगेटर का भी एक डिमांड एग्रीगेटर कंपनी सेटअप करनी चाहिए। सो दिस इज गुड पर्टेनिंग टू मूविंग टुवर्ड द ग्रीन एनर्जी इन आवर logistic and trucking segment. So this is all for today's economic time analysis. We'll be back with new edition of the economic time analysis along with some new detailed discussion of the topic like uniform civil code which has been passed in the Uttarakhand assembly. We'll discuss detailed provision over that also in our coming videos. Till then, stay with me, stay with Educatious. Jai Hind, Jai Bharat.